हेलो एवरीवन, स्वागत है डी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका। और आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और जो कलर हैं आपके कलर जो शो होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पूरा डिटेल दिया है, ठीक है। जो लोग नहीं वॉच किए हैं प्लीज़ उसको वॉच करें, देन इसके बाद में से वॉच करें। आइए देखते हैं कि करके कुछ फैक्टर्स आपके होते हैं जो स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। उन पर पिछले एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि इस बार कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने ना पाए। देखिए, कुछ आपके फैक्टर्स हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, टोटल आपके 4 हैं। पहला आपका दिया हुआ है नेचर ऑफ लिगैंड, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि लिगैंड की जो स्ट्रेंथ है वो डेल्टा की वैल्यू को क्या करती है, चेंज कर देती है। मेरा कहने का मतलब है लिगैंड अगर वीक फील्ड होता है तो वहाँ पर डेल्टा की वैल्यू कम आती है, ठीक है। और लिगैंड जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो वहाँ पर डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा आती थी। तो डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता था, और डेल्टा की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से, उसमें एनर्जी गैप कम होने की वजह से वहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता था। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, और यहाँ भी एक बार फिर से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका लिगैंड है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। और फील्ड स्ट्रेंथ की जानकारी आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया है, वहाँ से मिलती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी एक ऐसी सीरीज है जिसमें लिगैंड्स को जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसको डेल्टा को जो यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, इसको स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है लिगैंड्स को, तो वो जो सीरीज एक फॉर्म होती है उसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो वहाँ से चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, ग्रेटर द ईच विद विच लिगैंड कैन अप्रोच द मेटल एंड इंटरेक्ट विद इट, ग्रेटर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो बहुत आसानी से मेटल की तरफ अप्रोच करेगा, बहुत आसानी से कोऑर्डिनेशन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जितना ज़्यादा उसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जितना अच्छे से वो, जितना आसानी से, यहाँ पर ईस लिखा हुआ है, ईस विद विच लिगैंड कैन अप्रोच, जितनी आसानी से मेटल की तरफ अप्रोच कर लेगा उतना ही ज़्यादा आपका डेल्टा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट, पहला तो आपका ये फैक्टर होगा नेचर ऑफ लिगैंड, यानी कि नेचर ऑफ लिगैंड आपका किस तरह का है। वीक फील्ड है तो स्मॉल वैल्यू होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। देखिए, जैसे जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि H2O, ठीक है, H2O एंड Cn-, इन दोनों के लिए, इन दोनों में किसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको आपको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आप इसको बता सकते हैं कि इसमें किसके लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए H2O है, ये आपका Cn नेगेटिव है। हमने आपको अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होता है उसके लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए, सभी को लगभग पता होगा कि Cn- जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, और ये आपका वीक होगा। इसके कंपैरिजन ये आपका वीक फील्ड लिगैंड है। तो ये वीक लिगैंड है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, अगर हम डेल्टा इसके लिए लिखना चाहें, डेल्टा H2O, ठीक है, ये क्या है, ये आपका वीक लिगैंड है, और ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड है उसकी डेल्टा की वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन वीक। तो यहां पर अगर हम इसको नोटेट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि डेल्टा H2O इज लेस देन डेल्टा Cn नेगेटिव, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर लिगैंड के बजाय सीधे कॉम्प्लेक्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए तो उसमें आप सबसे पहले लिगैंड ही चेक करिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स में लिगैंड आपके सेम हैं तो फिर आप क्या करिएगा, मेटल लिगैंड की, मेटल जो आपका है मेटल आयन, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे। और अगर मेटल आयन आपका डिफरेंट नहीं है, या फिर आपका जो
चार्ज है वो डिफरेंट नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका सेम है, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि जो आपका मेटल है वो किस सीरीज़ का है। मेरा कहने का मतलब है 3D सीरीज़ का है, 4D सीरीज़ का है, 5D सीरीज़ का है या फिर 6D सीरीज़ का है। तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू इस डेल्टा की आती है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ये आपको एग्जाम्पल दिया है COH2O का होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव, COH2O का होल 6 डबल पॉजिटिव। इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालें, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +3 आएगी, और इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग अगर हम डेल्टा की वैल्यू डिसाइड करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ CO ट्रिपल प्लस इज ग्रेटर देन डेल्टा या स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ CU डबल प्लस। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल पर, मेटल आयन पर, सेम लिगेंड के केस में, देखिए लिगेंड आपके सेम है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपके कॉम्प्लेक्स मेंशन है, जो लिगेंड्स हैं, उन पे जरा गौर करिएगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि हमें आंसर किस पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, ऑक्सीडेशन नंबर व्यू से देना है या फिर नेचर ऑफ लिगेंड व्यू से देना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। थर्ड आपका है नेचर ऑफ मेटल आयन, यानी कि मेटल जो आपका इसमें यूज हुआ है कॉम्प्लेक्स में वो किस सीरीज का है, 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का है या फिर 6D सीरीज का है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है d ऑर्बिटल जो है उससे पहले जो ये लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है डेल्टा ऑफ 3D सीरीज मेटल, जो 3D में 3 लिखा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है 4D सीरीज ऑफ मेटल, यहाँ पर 4 के पहले d के पहले 4 लिखा है, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और यहाँ पर 5 जो लिखा है ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी एक आपका फैक्टर है, या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए जैसे जैसे आप ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, 4, 5, 6, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है डी सबशेल का, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल उसका साइज बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो डेल्टा है वो 6D सीरीज़ के लिए होगा, कोई 6D सीरीज़ का मेटल अगर है, फिर उसके बाद में 5D सीरीज़ का होगा, फिर उसके बाद में 4D सीरीज़ का होगा, और सबसे कम वैल्यू आपका 3D सीरीज़ के लिए होता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, वाई हायर ट्रांजिशन मेटल्स आर फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जो आपके हायर सीरीज के मेटल्स हैं, जैसे 4D है, 5D है, 6D है, ये आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर क्यों फॉर्म करते हैं, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा। इनका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आपके 3D में तो हाई स्पिन लो स्पिन ज़्यादा होते हैं, यानी हाई स्पिन इसमें काफ़ी बनते हैं, बट आगे आप जैसे जैसे जाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस कम होते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये आपका अभी 12th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड हायर एजुकेशन में जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीटेक वगैरह या फिर कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है आपका ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अटेंड, जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अटेंड कर रहा है या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अटेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करती है डेल्टा की वैल्यू। आइए देखते हैं क्या है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर है तो उसका जो डेल्टा है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, टेट्राहेड्रल से। मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगैंड जो होते हैं, 6 लिगैंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल आयन में जो आपके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें ज़्यादा रिपल्शन होता है। यहाँ पर 6 आपके लिगेंड्स उसको अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन ज़्यादा होता है। इसमें 4 लिगेंड्स करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब देखिए इनकी वैल्यू भी आपको बता दें कि जो आपका डेल्टा ओ है, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और ये जो आपका है टेट्राहेड्रल इसको लिखते हैं डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल। इनमें रिलेशन एक होता है, ठीक है,
इनमें रिलेशन क्या होता है मैं बता दूं आपको। ये जो आपका है ये 4/9 टाइम्स होता है, ठीक है, लगभग इसके बराबर होता है। तो एक रिलेशन है ये, इसको लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको कहीं डेल्टा टी की वैल्यू दे दे, फिर आपसे एक्सपेक्टेड डेल्टा ओ की वैल्यू पूछ ले, तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डेल्टा टी आपका छोटा है, ये आपका बड़ा है इसीलिए 4/9 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के लिए। नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट है आपका डीडी ट्रांजिशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो इसको हम जानेंगे। देखिए डीडी ट्रांजिशन, हालांकि आपको हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पढ़ाए हैं उसमें भी डिस्कस किया होगा, बट यहाँ आपका कॉम्प्लेक्सेस में डीडी ट्रांजिशन होता है, या फिर जो आपका कॉम्प्लेक्स है कलर शो करता है, वो आपका जो कलर है वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है, इसके लिए डीडी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर डीडी ट्रांजिशन जानेंगे। देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ी है, ठीक है। डी जो आपका ऑर्बिटल है, डी सबशेल है, वो दो सेट के ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, T2G एंड EG इन ऑक्टाहेड्रल, एंड उसमें ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे रहता है, EG ऊपर होता है। और अगर टेट्राहेड्रल फील्ड है तो EG आपका E नीचे होता है और T2 ऊपर होता है। तो यहाँ पर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड को का एक एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जो आपका ये एनर्जी गैप है बीच में T2G और EG के बीच में, इसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि डेल्टा 0 से डेल्टा O से इसको मेंशन करते थे, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से। ये जो एनर्जी गैप है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में, देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल के तरफ इसको एक्सप्लेन करेंगे। डी ट्रांजिशन में क्या है, लोअर डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके क्या करेगा, अपर ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये जो लोअर से अपर में जाता है एनर्जी गेन करके, तो जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो एमिट करता है। तो ये आपका जो है डी ट्रांजिशन है, एक डी एनर्जी लेवल से यानी कि डी लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका टिटेनियम जो है, टाइटेनियम, हेक्सा, एक्वा, टिटेनियम, ये ट्रिपल प्लस जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखिए आपका जो टिटेनियम है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, ट्रिपल प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, और H2O की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होती है कि आपका न्यूट्रल लिगैंड है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमको D में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D कितना मिलेगा, ठीक है। देखिए टाइटेनियम का 22 होता है और यहाँ पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, तो जो आपका टाइटेनियम जब होता है, देखिए टाइटेनियम का अगर हम करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3D2 4s2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जब +3 चार्ज है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटर मोस्ट सेल से बाहर करेंगे। तो ये जो 4s है सबसे आउटर मोस्ट सेल है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसका भी एक निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3D1 एंड 4s0। अब हमको क्या करना है, ये जो 3D1 है, क्योंकि देखिए डी ट्रांजिशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो डी ट्रांजिशन में केवल आपका डी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा। तो यहां पर डी ऑर्बिटल जब आपका H2O लिगैंड टाइटेनियम की तरफ अप्रोच करेगा तो डी ऑर्बिटल क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 सेट्स में। कौन कौन से सेट होंगे देखिए जरा। देखिए मान लिया आपका T2G एंड EG सेट में ये ब्रेक हो गया। जैसे ये आपका क्या है, ये T2G सेट है और ये आपका EG सेट है ऑर्बिटल्स का। इनके बीच का जो गैप है उसे बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी गैप यानी कि डेल्टा O। अब यहां क्या है, देखिए ये जो आपका 3D1 है, 3D1 के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यहां T2G1 होगा, ठीक है, T2G1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 0 होगा। तो यहां इनमें तीनों में से कहीं पर एक हम इलेक्ट्रॉन यहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से मेंशन कर देंगे, ये 3D1 हो गया।
अब यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। होता क्या है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ देख रहे हैं डी ऑर्बिटल में, ये एनर्जी गेन करता है। एच न्यू जो है आपकी एक एनर्जी है, एक फोटोनिक एनर्जी है। इसको जब गेन कर लेता है तो ये अपर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अपर एनर्जी लेवल में देखिए कैसे जाएगा, ये आपका है, ये आपका T2G था। अब T2G का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आ गया है, ठीक है। तो यहां हम इसको कहेंगे कि ये जो आपका लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन था, एच न्यू एनर्जी गेन करी उसने और यहां पे आ गया। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। यहां पर चाहे तो आप दिखा सकते हैं, ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ग्राउंड स्टेट का है, ठीक है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहां पर Eg1 हम लिखेंगे। इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में ही लिखें जैसे मैंने प्रीवियस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, Eg1, ठीक है। T2G 0, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर अब ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किस में है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया एनर्जी गेन करके, और फिर ये क्या करता है, जब एनर्जी गेन करके ऊपर जाता है तो फिर वो वापस भी नीचे आता है। फिर ये आपका क्या करता है, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को इमिट करता है, बाहर निकालता है। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने कलर व्हील बना दिया यहाँ पे। आप ये मान के चलिए, जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो इसके अपोजिट जितना जो भी आपका दिया है कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसको बोलते हैं। जैसे मान लिया इसने रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन कलर का वो हमें दिखेगा। क्यों? क्योंकि रेड जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उस कलर का हमें नहीं दिखता है, और जिस कलर को वो एब्जॉर्ब करेगा, जिस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अपोजिट जो होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, उसे वो इमिट करता है, उस लाइट को वो इमिट करता है। मान लीजिए जैसे रेड लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, यहां पर जैसे ये डी ट्रांजिशन में मेंशन किया है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो कि इसने रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, अब ये ग्रीन कलर की लाइट को इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। तो हमको ये जो आपका डी ट्रांजिशन है अभी जो हमने बताया इसके अकॉर्डिंग ये जो कंपाउंड है हमें ग्रीन दिखेगा, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन किसका करेगा, रेड का करेगा। तो मैं यहां पर मेंशन किए दे रहा हूं, अगर ये एब्जॉर्ब करता है, ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा, अभी इसको हम पूरा क्लियर कर देंगे। अगर ये इस कलर को एब्जॉर्ब करता है तो ये ग्रीन कलर को क्या करेगा, इसको इमिट करेगा, ठीक है। अगर इसे एब्जॉर्ब करेगा तो ये इसे इमिट करेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यहां पर अगर ये ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज कलर का जस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू, ब्लू हमें दिखेगा। अगर ये येलो एब्जॉर्ब करता है तो ये वायलेट दिखेगा, ठीक है। और अगर ये वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखेगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कलर व्हील है इसमें ये समझाया जा सकता है कि इस कलर की लाइट को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो किस कलर की लाइट को वो इमिट करेगा, यानी कि जिस कलर की लाइट को वो इमिट करेगा उसी कलर का हमें कंपाउंड दिखेगा। तो ये आपका था डी ट्रांजिशन। यहां पर कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं, इनको भी जान लेते हैं। देखिए, स्मॉल एक्साइटेशन एनर्जी, स्मॉल एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है डेल्टा ओ से, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी से। जितनी कम एक्साइटेड, जितनी कम आपकी इसकी वैल्यू होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है कोई भी मेटल आयन। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया एक एग्जांपल लेकर इसको हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये 3 एग्जांपल हैं आपके, ठीक है। कोबाल्ट, इसमें आपका वाटर लिगेंड है, इसमें आपका NH3 लिगेंड है, इसमें आपका साइनाइड लिगेंड है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी स्ट्रेंथ हम अरेंज कर लेते हैं, इनको स्ट्रेंथ के टर्म्स में अरेंज कर लेते हैं। देखिए, सबसे लो जो स्ट्रेंथ होती है वो H2O की होती है, वाटर जो है सबसे कम का आता है, फिर आपका आता है NH3 और फिर आपका आता है Cn-, यानी कि NH2 NH3 NH2 NH3 NH2 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 NH2
इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो Cn नेगेटिव है इसकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस पे आते हैं, इन तीनों कंपाउंड्स को हम देखते हैं, तो देखिए डेल्टा O की जो वैल्यू है सबसे कम आएगी इसके लिए, ठीक है। ये जो आपका कंपाउंड है इनमें तीनों में सबसे कम आएगी इसके लिए, तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल, इसका डेल्टा 0 सबसे स्मॉल होगा। उसके बाद में ये जो आपका है इसमें इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि ये बीच में है, इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इसके लिए सबसे ज्यादा होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं लार्ज, इसके लिए ये वैल्यू ज्यादा आएगी। अब यहां पर एक्साइटेशन एनर्जी देखिए, जो आपका एक्साइटेशन एनर्जी है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि यहां पर डेल्टा O और एक्साइटेशन एनर्जी उतनी ही लगेगी जितनी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, यहां पर मैंने मेंशन किया है एब्जॉर्बिंग द लाइट इक्वल टू डेल्टा O, यानी कि डेल्टा जो T2G और EG के बीच का जो गैप है इतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। और अगर ये ज्यादा है, ये अगर कम है तो लार्जेस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ये लार्ज है तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, और यहां पर इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए ये चीज आपकी सेम रहेगी, इंटरमीडिएट यहां भी रहेगा, और ये आपका लार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कलर एब्जॉर्ब। अब हम यहां पर देखेंगे कि ये किस किस कलर को एब्जॉर्ब करेगा। मैंने यहां पर वेवलेंथ मेंशन कर दी है कि किस कलर की वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है। अभी इसको हम क्लियर करेंगे। देखिए इसमें जो ये आपका H2O वाला कोबाल्ट के साथ में है, ये ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और ये जो NH3 वाला आपका है, ये आपका ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है। ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और जो आपका साइनाइड लिगेंड के साथ है, ये आपका वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ये एब्जॉर्प्शन देखिए क्या है, इसमें स्मॉल था डेल्टा O, तो ये लार्ज वैल्यू लार्जेस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अब आप इसमें सर्च करिए, मैंने यहां पर देखिए R का मतलब यहां पे रेड है, O का मतलब ऑरेंज है, Y का मतलब येलो है, G का मतलब ग्रीन है, B का मतलब यहां ब्लू है, एंड V का मतलब यहां पर वायलेट है, ठीक है। इसमें 6 कलर्स हैं, इनमें अपोजिट साइड में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दिए हैं, इनमें वेवलेंथ की हमने रेंज लिख दी है। देखिए जैसे आपका ये है ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑरेंज का देखिए वेवलेंथ 650 से 600 तक है, यानी कि 600 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर तक की रेंज में जो भी एब्जॉर्प्शन होते हैं वो सब आपके ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक देखिए ये सबसे आपका कम होगा। यहां पर ये जो एब्जॉर्प्शन है देखिए इसकी वेवलेंथ आपकी क्या है, सॉरी इसमें जो स्मॉल आपका डेल्टा O है इसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। 600 से 650 तक का है ये। इसके बाद ब्लू का चेक करिए, ब्लू का ये है, ब्लू में देखिए थोड़ा सा और कम हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेल्टा O थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहां पर जैसे क्या है देखिए 430 से 490 तक है इसका ब्लू का। तो यहां पर ये देखिए इंटरमीडिएट ऊपर लिखा हुआ है, ये भी आपका इंटरमीडिएट। वायलेट में देखिए साइनाइड है इसमें लिगेंड, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तीनों में। तो यहां पर वायलेट कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वायलेट में क्या है, ये डेल्टा O इसका ज्यादा है, लार्ज है, इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लो वेवलेंथ का होगा। यहां पर लिखा है लार्ज एक्साइटेशन एनर्जी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो यहां पर वायलेट कलर में देखिए सबसे कम है आपका 400 से 430 है, ठीक है, वायलेट में, और 430 से 490 है ब्लू कलर में, और 600 से 650 ऑरेंज में, सबसे ज्यादा ऑरेंज में है। तो यहां पर देखिए लार्ज वेवलेंथ है, फिर इंटरमीडिएट वेवलेंथ है, और फिर ये स्मॉल वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हैं वो आपके क्या होंगे, इमिट होंगे। देखिए जैसे ऑरेंज था तो ऑरेंज का क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ऑरेंज का हो जाएगा। देखिए कलर जो इमिट करेगा वो ब्लू करेगा, क्योंकि ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो ब्लू है। देखिए अपोजिट साइड में ये दिया है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। उसके बाद में ब्लू यहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, NH3 वाला जो कोबाल्ट के साथ में कॉम्प्लेक्सेशन कर रहा है या कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है उसमें ब्लू कलर अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका ऑरेंज कलर, यहां पर येलो ऑरेंज कलर होता है, ठीक है, येलो
ऑरेंज। कुल मिला के ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला रिलेशन है। उसके बाद में वायलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, वायलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये येलो कलर क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, यहां पर इसको मैं ऑरेंज ही किए दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऑरेंज हो गया। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। और ये कलर व्हील जो है, इसमें जो वेवलेंथ हमने मेंशन की हैं, इन्हें अगर लर्न कर लेते हैं आप, तो आई थिंक आपको जितने भी डीडी ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे सब आप फटाफट कर ले जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो जो आपका डेल्टा ओ होता है, इसी को एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर ये स्मॉल है तो लार्जेस्ट वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और अगर ये लार्ज है तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर ये जो साइनाइड है, अमोनिया है, वाटर है, ये आपके लिगैंड है। ठीक है, इनको स्ट्रेंथ के क्रम में हमने ये अरेंज किया है। H2O की स्ट्रेंथ सबसे कम है, वीक फील्ड है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग NH3 है, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग आपका Cn- है। तो जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वैसे वैसे लो एनर्जी की जो वेवलेंथ है, जो लाइट है, वो ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और अभी हम नेक्स्ट, अभी एक और टॉपिक रह गया है सिनर्जिक बॉन्डिंग, उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अब हम जानेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग होती क्या है, पहले मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, जब आपका मेटल जो है लिगैंड से कोऑर्डिनेशन करता है, यहाँ पर जो आपका लिगैंड है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है मेटल को और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें ये बताया गया था कि जो आपका मेटल लिगैंड बॉन्ड होता है वो प्योर कोवैलेंट होता है, तो वो सही था। ठीक है, और यहाँ पर जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो गई है, पाई बॉन्डिंग। देखिए वीबीटी ने एक्सप्लेन कर दिया था कि मेटल और लिगैंड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, बट ऐसा ही नहीं होता है, उसमें पाई बॉन्ड भी आपका बनता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब मेटल जो है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो लिगैंड क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन थ्रो करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, बट ऐसा भी होता है कि जब आपका मेटल लिगैंड को कोऑर्डिनेट करता है उस समय मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेटल वापस करता है। ठीक है, मेटल वापस करता है, रिटर्न कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगैंड की तरफ। तो जब मेटल लिगैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिटर्न करता है तो उस समय वहां पर पाई बॉन्ड क्रिएट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल लिगैंड के बीच में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों बनते हैं, यानी जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो सिग्मा एंड पाई दोनों कैरेक्टर का होता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी बॉन्डिंग है इसी को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका ओरली एक्सप्लेनेशन है। अब हम एक एक करके जानेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इन मेटल कार्बोनिल्स, जो आपके कार्बोनिल्स हैं मैं उनको एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेटल कार्बोनिल्स, द मेटल कार्बन बॉन्ड पोसेसेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। जो आपका मेटल लिगैंड बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा एंड पाई दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म between the metal and carbon is formed when a vacant hybrid orbital of metal। ये जो आपका मेटल है उसका जब हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक आपका छोटा है, ये आपका लोब बड़ा, ये आपका लोब बड़ा है, ये लोब छोटा है। तो लोब बड़े और छोटे कब हो जाते हैं, जब आपका ऑर्बिटल नॉर्मल से हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये। मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। देखिए यहाँ पर प्लस एंड प्लस दोनों आपके सेम फेज में है, तो जब आपके ऑर्बिटल सेम फेज में होते हैं तो वो ओवरलैप करके बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों बॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमने शेडेड बनाया हुआ है ये आपका क्या है, यही आपका सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कार्बन ने मेटल को कोऑर्डिनेट किया है, यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्बन ने मेटल को कोऑर्डिनेट किया है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कार्बन ने कार्बन मेटल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है, तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है ये सिग्मा है। मैंने यहाँ पर इसको शॉर्टली मेंशन किया हुआ है, ये आपका ऑर्बिटल शेप है, ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर
कार्बन जो है आपका, या जो जितने भी आपके ऐसे लिगेंड है जो इस तरह से कर सकते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, उनमें डोनर एटम जब मेटल को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उस समय जो बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो पाई बॉन्ड है वो भी इसी में बनता है। कैसे बनता है देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज कास्ड बाय व्हेन अ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम ओवरलैप्स विद अ वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। देखिए जो आपका पाई स्टार एंटी, देखिए दोनों होते हैं आपके, या तो पाई स्टार होता है या पाइस होता है, यहाँ पर दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार जो ऑर्बिटल है आपका कार्बन का, वो ओवरलैप करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका मेटल का ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसका ये जो आपका है देखिए यहाँ पर सेम फेज है, यहाँ पर ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, यहाँ पर ए बी माइनस है। तो ये दोनों आपके जो लोब्स हैं सेम फेज में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, और ये आपका एक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका बॉन्ड बन रहा है इसी को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों आपके जो है देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये आपका अलग पाई बॉन्ड है ये अलग पाई बॉन्ड है, दोनों आपके क्या है, ये पाई बॉन्ड है। मैं यहाँ पर इनको ऐसे मेंशन किए दे रहा हूं, ये और ये दोनों आपके पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड आपका कब बना है, देखिए मेटल ने वापिस किया। यहां पर हम ये कह सकते हैं इस तरह से, इसने इसको इलेक्ट्रॉन वापिस किए हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये जो पाई बॉन्ड बनता है इसमें मेटल लिगैंड को थ्रो करता है, रिटर्न करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से यहां पर ये आपका जो होता है ये पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो अब देखिए दोनों ही आपके एक ही साथ बनते हैं, सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, द मेटल टू लिगैंड बॉन्डिंग क्रिएट सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, अभी यहां पर जैसे हम इसको सिनर्जिक इफेक्ट को डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिएगा, देखिए मेटल है, ये आपका लिगैंड है। ठीक है, पहले क्या किया था, इसने इसको कोऑर्डिनेट किया था, फिर इसने इसको वापस किए इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो नीचे वाला है ये पाई बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, और इसी को हम बोलेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से मेटल लिगैंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मेटल लिगैंड के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है ये बढ़ जाता है। ऐसे अगर देखिए, ऐसे देखेंगे तो 1 दिखेगा, ऐसे भी 1 दिखेगा, बट ये जो सिनर्जिक इफेक्ट है, दोनों जब एक साथ में इन्वॉल्व होंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से 2 के बीच में आता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सिनर्जिक इफेक्ट मेटल लिगैंड के बीच के बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज कर देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, द मेटल टू लिगैंड बॉन्डिंग क्रिएट सिनर्जिक इफेक्ट। ये जो आपकी बॉन्डिंग है इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, जो इफेक्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा है विच स्ट्रेंथ द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है मेटल एंड लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको और मजबूत करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ नोट हमने यहाँ पे मेंशन किया है, सिनर्जिक इफेक्ट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता था, मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो डेल्टा ओ है या डेल्टा टी है, ये क्या होता है, T2G एंड EG जो आपके सेट्स होते हैं ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग के बाद में जो बनते हैं उनके बीच का एनर्जी गैप होता है। तो ये आपका जो सिनर्जिक इफेक्ट है इस एनर्जी गैप को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आपके सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से होते हैं, तो बिल्कुल आपके सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से होते हैं। यहां पर लिख सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिनर्जिक इफेक्ट। जितना ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। अब यहां पर मैंने कुछ आपको मेंशन कर रखे हैं लिगैंड्स, देखिए ये आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ये आपका नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, साइनाइडो, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोनियम आयन, ये तीनों लिगैंड ऐसे हैं जो मेटल से
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने में कैपेबल होते हैं, उसको यहाँ पर अट्रैक्ट करने में कैपेबल होते हैं। यहाँ पे लिखा है आर कैपेबल टू एक्सेप्टिंग एन एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल एटम इनटू देयर इम्पटी पाई एंड पाई स्टार। तो जो आपका यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें जो आपका कार्बन है, या तो इसका पाई स्टार ऑर्बिटल खाली होता है, एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, या फिर इसका पाई ऑर्बिटल ही खाली होता है। तो उनमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो आपके तीनों लिगेंड हैं ये कैपेबल हैं, इनमें ऐसी क्षमता है कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोले जाते हैं। और ये आपका हम एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं कि इन तीनों में सिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की पावर होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग विद मेटल। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमने आपको बताई है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिनर्जिक इफेक्ट जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनने में क्या करता है, हेल्प करता है। सिनर्जिक इफेक्ट जो है वो जो आपका सिनर्जिक इफेक्ट है वो हेल्पफुल है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, यानी कि सिनर्जिक इफेक्ट फेवर्स द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। और इसमें काफ़ी छोटे छोटे आपके पॉइंट्स हैं जो कि मल्टीपल चॉइसेस या वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको बहुत ही केयरफुली नोट करें। और इसमें जो सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग हमने आपको बताई है कि कब आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, कब आपका पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड आपका जब लिगैंड आपका कोऑर्डिनेट करता है मेटल को, और जब मेटल वापस करता है, रिटर्न करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगैंड को, तो पाई बॉन्ड बनता है। नोट कर लीजिए।